मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गानी खम्बी गड़ी। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है ड्यू टू सम टेक्निकल हमारी तरफ से। अब शायद क्लास लाइव हो गई है। एक बार अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, तो एक बार यस सर लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि क्लास प्रॉपरली स्टार्ट हो गई। जी, राधे 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 राधे। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। बस यस सर लिख दीजिए ताकि महसूस हो जाए कि हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई। सर, कल की क्लास में क्या हुआ था? बातें। कल की क्लास में सिर्फ बातें हुई थी। ठीक। आइए मेरे बच्चे। तो कल हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए काम, है ना। बहुत थोड़ा ही पढ़ा आखिरी में आके, लेकिन हमने शब्दावली को समझने का प्रयास किया था। आज उसी कड़ी में आगे चलते हैं और पहले सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर कुछ और टर्म्स जो रह गई थी उन पे डिस्कस करें। देखिए मेरे बच्चे, कल मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी होती क्या है, अनसर्टेनिटी को मेजर करने का तरीका होता है, प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या रहता है, फिर इस पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, फिर मैंने बताया था कि इसकी बेसिक टर्म क्या क्या है, फिर मैंने इनकी डेफिनेशन थी, फिर मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ये वो सारी चीजें बताई थी। इक्वल इवेंट मुझे बच्चों ने बाद में बताया कि ये आपने निशान लगाया था लेकिन बताया नहीं था। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट जो है, ये मैं आज डिस्कस आपके साथ कर दूंगा। मिल गया वो क्वेश्चन? एक बार लगाई दे मेरे बच्चों। ये एक इक्वली लाइकली इवेंट रह गया था, इसको मैं भी समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, मैं लगाता। देखिए मेरे बच्चे, हम बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है। मेरे बच्चे, ऐसी दो इवेंट ऐसी दो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। इक्वल हो यानी ऐसी दो इवेंट हो, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट और उसमें हम कोई ऐसी दो चीजों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जो इक्वल करती हो, तो वो मेरे बच्चे कहलाता है इक्वली लाइकली इवेंट, यानी एक जैसे इवेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। ये आपसे सवाल में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। कहता है, ये जो आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे आउटकम हैं जो इक्वली लाइकली है, यानी एक जैसे आउटकम आएंगे उसमें, बताइए। बहुत बढ़िया चीज है, इसको समझना चाहिए हम सबको कि इक्वली लाइकली आउटकम कैसे होंगे। मेरे बच्चों, एक बात बताइए, हमने एक सिक्का उछाला, तो मैं आपसे कहूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मेरे भाई, आप मुझे एक बात सलाह देंगे कि सर देखिए, जब भी आप सिक्का उछालेंगे तो तय है केवल और केवल दो ही आउटकम आएंगे, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। सर, हम ये नहीं कह सकते कि हेड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या टेल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, नहीं। दोनों की ही पॉसिबिलिटी इक्वल रहती है। टोटल आउटकम है दो और हेड आने की पॉसिबिलिटी है एक। टोटल आउटकम है दो, हेड आने की पॉसिबिलिटी एक। तो ये दोनों मेरे बच्चे क्या कहलाएंगे? इक्वली लाइकली इवेंट, एक जैसे इवेंट कहलाएंगे। हाँ, है ना? मेरी बात समझ पाए आप? इक्वली लाइकली इवेंट मेरे बच्चों ये कहलाएंगे। इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? मैंने कोई डाइस थ्रो की, तो डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है पॉसिबल इवेंट? तो आप कहेंगे सर, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार नंबर आ सकता है, पांच नंबर आ सकता है, छह नंबर आ सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई एक आने की प्रायिकता कितनी है, तो आप कहेंगे 1/6। मैं कहूं दो आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम छह, छह में दो एक ही बार आ सकता है।
तो ये जो कहलाएंगे ना मेरे बच्चे, ये इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपसे कहूं कि इवन नंबर आने की प्रायिकता कितनी है, इवन नंबर आने की, अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप ये कहेंगे कि सर टोटल आउटकम है 6, इसमें इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3। तो ये हो सकता है। मैं कहूं कि ओड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो टोटल आउटकम है 6, उसमें से ओड कौन कौन से होंगे? ये 3। तो ये मेरे बच्चे इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। यानी यहां और यहां दोनों जगह जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है दोनों की, वो क्या है? सेम है। तो क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पाए? क्लियर? अब इस बात पर आधारित आप सवाल का जवाब दीजिए। करिए मेरे बच्चे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। हम सबसे पहले चौथे पे आते हैं। कहते हैं एक बच्चे का जन्म हुआ, वो लड़का होगा या लड़की? इस पे आइए, एक बच्चे का जन्म हुआ, वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है? तो आप कहेंगे बच्चा अगर होगा तो दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो लड़का या फिर लड़की, दो ही आउटकम आएंगे। तो लड़का होने की पॉसिबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2। और लड़की होने की पॉसिबिलिटी भी कितनी हो गई? 1/2। तो मेरे बच्चे ये वाला इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। हाँ है ना? यानी उनके पास। अब मेरे बच्चे थर्ड पे आइए, बताइए ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है? कहता है ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज ट्रू और फॉल्स, मतलब राइट है या रॉन्ग, इस बात की क्या? तो मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन या तो सही होगा या फिर गलत होगा, दो में से ही एक चीज का आंसर दोगे आप, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा सवाल। हाँ है ना? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ट्रू आने की कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे? 1/2। और फॉल्स आने की भी कितनी पॉसिबिलिटी है? 1/2। तो मेरे बच्चे ये कहलाएगा इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। हाँ जी। अब आ जाइए पहले पे, ये बताइए ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है? ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं मेरे बच्चे? इस पे जवाब दीजिए और सोच के जवाब दीजिए। देखिए, कहते एक ड्राइवर है, भाई आपको आंसर देना पड़ेगा। जी जी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सवाल पे आइए, पहले वाले पे बताइए, हिंदी में नहीं लिखा मैंने, अभी दिया इक्वली लाइकली को समझाने के लिए। तो मुझे ये बताइए पहले वाला ठीक है या गलत है? पहले वाला ठीक है मेरे बच्चे या गलत है? ये बताना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सही, जबकि गलत है। पहले वाला सही आंसर नहीं, पहले वाला सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? सही समझो। कहता है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कहता है ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करना मतलब एक कार को स्टार्ट किया, वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, दोनों केसेस की इक्वली लाइकली है या नहीं है? देखो मेरे बच्चे, आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। आप जब सिक्का उछालते हैं, जब आप कोई कॉइन टॉस करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, जब आप कोई सिक्का उछालते हैं तो दोनों ही आ सकते हैं और बराबर आ सकते हैं, मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। लेकिन अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे आपके पास मान लीजिए मोटरसाइकिल है, तो आप याद करिए कि पिछले 3 महीने में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की या स्टार्ट करने की कोशिश की और स्टार्ट हो गई। तो आप कहेंगे सर हर बार हुआ है, अगर मेरी मोटरसाइकिल ठीक है तो मैं स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट ही होगी, मैक्सिमम चांस होगा सर स्टार्ट होने का। और मैं कहूं स्टार्ट ना होने का, तो आप कहेंगे बहुत मिनिमम चांस होगा स्टार्ट ना होने का सर, मैक्सिमम चांस होगा स्टार्ट होने का।
मैं कहूं कि अगर गाड़ी खराब खड़ी हो, ये गाड़ी बिल्कुल खराब खड़ी हुई है कई सालों से, और अब मैं कहूं इसमें चाबी लगा के स्टार्ट करो, बताओ स्टार्ट होने की क्या संभावना है? तो आप कहोगे बहुत कम, और स्टार्ट ना होने की बहुत ज्यादा। यानी कोई गाड़ी स्टार्ट होने की उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो गाड़ी की सिचुएशन कैसी है, एक तो गाड़ी की सिचुएशन कैसी। अगर गाड़ी ठीक है तो ठीक, मतलब स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और अगर खराब है तो स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। हाँ, है ना? तो यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी इक्वल नहीं आएंगी। गाड़ी स्टार्ट करने, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, तो इसलिए यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आएगी। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चीज होने जा रही है ना, वो डिपेंड कर रही है किस पे? गाड़ी की सिचुएशन पे, कि गाड़ी की सिचुएशन कैसी है, गाड़ी की सिचुएशन ठीक है कि नहीं है। तो आप कहेंगे अगर ठीक है तो मैक्सिमम चांस होगा कि गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर मेरे भाई ऐसा हो ना कि रोज आप गाड़ी स्टार्ट करो, स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, फिर कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। 50% चांसेस पे कभी नहीं हो पाएगा गाड़ी का, है ना? तो हमेशा क्या होता है, कंडीशन डिपेंड करती है। सेकंड पे आते हैं, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, सीज और ही शॉट्स और मिसेस द शॉट। कहता है एक खिलाड़ी है, उसने एक बास्केटबॉल को ऐसे उसमें गोले में फेंका जहां फेंकते हैं। तो बताओ, तो बताओ मेरे बच्चे, वो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा, उसमें गोले में फेंक पाएगा उस बास्केटबॉल को, या नहीं फेंक पाएगा? तो एक बात बताओ यार, मान लीजिए ये क्रिकेट के पीछे, और यहां से शोएब अख्तर को बॉलिंग पकड़ा दी जाए कि भाई तू बॉलिंग कर। शोएब अख्तर को बॉलिंग पकड़ा दी जाए मेरे बच्चे कि तू बॉलिंग, शोएब अख्तर तू बॉलिंग डाल, और यहां बैटिंग में खड़ा है मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा, 10 ईयर बॉय। तो बताओ छक्का मारने की पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है? तो आप कहोगे कि सर 10 साल का बच्चा अगर शोएब अख्तर की बॉल को खेल रहा है तो बहुत कम संभावना है कि वो छक्का मार पाए। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि यार यहां पे सचिन तेंदुलकर खड़ा हुआ है, या सूर्य कुमार यादव खड़ा हुआ है, अब बताओ छक्का मारने की पॉसिबिलिटी कितनी है? अब आप कहोगे कि हाँ सर, यहां उस 5 साल के बच्चे से या 10 साल के बच्चे से तो ज्यादा ही संभावना होगी छक्का मारने की यहां पे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो कंडीशन है ना, वो इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड कर रही है उस खिलाड़ी की पोजीशन पे। अगर मान लीजिए बास्केटबॉल में एक 4 साल के बच्चे को कहूं तो डाल उस गोले में, तो डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। अरे हाँ, है ना भाई? आप ये सोचो कि अगर मैं गोली मारने को कहूं तो एक फौजी निशाने पे गोली मारेगा, और एक मान लो मेरे जैसा साधारण आदमी निशाने पे गोली मारेगा, तो कौन ज्यादा निशाने पे गोली लगा पाएगा? फौजी। तो दोनों की पॉसिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है ना? इसलिए ये भी जो है मेरे बच्चे, ये वाली जो है, ये भी मेरी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है ना? इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है कि जब दो चीजें, पहली बात तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे हमने सिक्का उछाला, तो हेड या टेल आना अपने आप में कोई वो नहीं है इसका कि सिक्का तुम हवा तेज है कम है, नहीं, कोई भी आ सकता, बराबर संभावनाएं रहती। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि अब ये इक्वली लाइकली इवेंट जो मेरा कल छूट गया था, ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। अब मेरे बच्चों, हम सवालों पे आते हैं, और हम कल जहां तक थे उन सवालों से आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, अगर मान लीजिए ये कोई सैंपल स्पेस है और इसमें एक सिक्का हमने उछाला, तो हेड या टेल दो ही चीजें आ सकती हैं। तो आपसे बहुत बार ये पूछेगा कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आपका जवाब होगा 1/2। और बहुत बार ऐसे लिखा रहेगा, और यहां एक हलंत सा डाल रखा होगा, स्लेस सा डाल रखा होगा, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे नॉट हेड, यानी हेड ना आने की पॉसिबिलिटी। ये जो वर्ड है, या कई बार ऐसे डाल देते हैं, तो इसका मतलब है हेड ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी। मेरी बात समझ गए? तो अब जरा इस सवाल पे आइए। इस सवाल में कह रहा है कि भाई किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है 0.05, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है 0.05, तो भाई उस इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? उस इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो मेरे बच्चे टोटल क्या होती है? 1 होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। उसमें से होने की 0.05 है, तो बची कितनी? 0.95। तो ना होने की पॉसिबिलिटी होगी 0.95। ऑप्शन डी। हाँ जी।
बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, बिल्कुल बेसिक है, फिर आपके सवालों के भी जवाब दूंगा जो आप जानना चाह रहे हैं। सर आज ही ज्वाइन किया है तो कहां से स्टार्ट करें? कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, पहली जो क्लास थी कल वो बहुत हल्की पढ़ाई, आखिरी में मुश्किल से 15 मिनट पढ़ाया था, तो आप एक बार कल की क्लास एक बार देख लेना, आखिरी के 15-20 मिनट की। कहता है यदि ए और बी दो पूरक घटनाएं कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री घटनाएं कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं? जिनका जोड़ एक बनता हो, जिनका जोड़ एक बनता हो। तो जिनका जोड़ एक बनता हो कौन सा है? पी ए प्लस बी बी इक्वल टू 1, सी ऑप्शन। कहता है किसी घटना ए के होने की प्रायिकता 0.46, तो ना होने की कितनी होगी? तो 1 में से घटा देंगे, तो ये आएगी मेरे भाई 5/4, 0.54, ऑप्शन बी। कमेंट करते रहा करो भाई, जल्दी से बताओ भाई, जब तक आप आंसर नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरे बच्चे बिल्कुल ही आसान करा रहा हूं मैं, शुरुआत के 7 से 8 दिन, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आपके लिए या मेरे लिए, बहुत आसान आसान चीजें पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आसानी चीजों को रिवाइज कराया जाए, ताकि हर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस एक बार बूस्ट हो जाए और जुड़ जाए वो अपनी चीजों को लेकर। कहता है गीता और रितु के बीच एक टीटी मैच में रितु के जीतने की प्रायिकता, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो देखियो 0.73 है, तो हारने की कितनी होगी? तो एक में से 0.73 घटाएंगे तो बाकी वो हारने की आ जाएगी, तो हारने की आ जाएगी मेरे बच्चे 0.27। पक्का? बहुत बढ़िया। बताइए बताइए मेरे बच्चे, जानबूझ के धीरे करा रहा हूं और बहुत आसान चीजें करा रहा हूं। एक तो पहली बार ये चैप्टर आ रहा है एसएससी में, है ना, और आपके लिए आसानी ही होना चाहिए पढ़ने में भी। कहता महेश और जॉन के बीच एक दौड़ में जॉन दौड़ हार गया, इसकी प्रायिकता 0.5 है, यानी जॉन के हारने की जो प्रायिकता है वो 0.54 है, यानी 100 में से 54 केस में जॉन हार जाता है, तो 54 में जॉन हारता है तो इसका मतलब दूसरा आदमी जीतता है, तो एक में से 0.54 घटाएंगे तो आएगा 0.46। इसका मतलब जो दूसरा लड़का है महेश वो 0.46 जीतने की प्रायिकता रखता है। में जोन दौड़ हार जाएगा, इसकी प्रायिकता 0.54 है, तो जोन की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? बाकी जोन की जीतने की होगी, यानी 100 में से 54 बार हारता है तो 46 बार जीतता होगा। ये सवाल अच्छा है, बताइए। देखो मेरे बच्चे, भाई आंसर देते रहो। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, दो खिलाड़ी, एक संगीता है और एक रेशमा है, संगीता और रेशमा। संगीता के जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62, यानी 100 में से 62 बार संगीता जीत जाती है। अगर मेरे बच्चे 100 में से 62 बार संगीता जीत जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर आप बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशमा है वो 0.38 टाइम जीतती होगी। भाई अगर ये 62 बार जीत रही है तो बाकी बार ये जीतती होगी, इसका मतलब ये हारती कितनी बार होगी? 38 टाइम्स। और अगर इसकी क्या नाम था, संगीता की हारने की इतनी प्रायिकता है तो इसकी जीतने की कितनी होगी? 0.62। तो आप एक बात हमेशा देखना, मतलब इसकी क्या नाम है, रेशमा की हारने की होगी इतनी, क्या कि जो एक की जीतने की प्रायिकता है ना वही बेसिकली दूसरे की हारने की भी प्रायिकता है, क्योंकि दो में से अगर 100 में से ये 70 में जीत रहा है तो इसका मतलब वो 30 ही जीत पा रहा होगा, क्योंकि वो तो तब जीतेगा ना जब ये हारेगा। हाँ जी, तो उसने पूछा कि भाई रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो, तो 0.38 है। कहता है दो लड़कों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों लड़कों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो भाई 0.897 ये है एक ही दिन ना होने की प्रायिकता,
यानी 1000 में से 897 दिन तो ऐसे हैं जब उनका जन्मदिन दोनों का एक डेट में नहीं आ सकता। तो बाकी क्या हुआ, 1000 एक से घटा देंगे, तो एक से घटाएंगे तो यह आएगा भाई 103, 0.103। तो 0.103 जो होगी वो पॉसिबिलिटी होगी उनके जन्मदिन एक ही दिन आने की। हाँ जी, सिंपल सा है। अगर एक ही डेट पे होने की प्रायिकता है तो ना होने की प्रायिकता जो होगी उनका जोड़ हमेशा 1 होगा। तो 1 में से होने की हटा दोगे तो ना होने की आएगी, 1 में से ना होना हटा दोगे तो होने की आ जाएगी। अब आता है मेरे बच्चे क्वाइन बेस, सिक्के पे आधारित सवाल। और हमारे एग्जाम में सिक्के पर ही आधारित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक की बात समझने में किसी भाई बहन को कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? भाई कति बेसिक चल रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। देखिए मेरे बच्चे, और ऐसा मत सोचना कि हिंदी इंग्लिश मैं दोनों ही भाषा में करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जितना इंग्लिश में पढ़ जाओगे उतना बढ़िया है। देखिए मेरे बच्चे, जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो क्या क्या संभावना है, मतलब क्या सैंपल स्पेस बनेगा? तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है जब एक सिक्के को उछालते हो। अगर आप एक ही सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के उछालें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसे देखो भाई, एक सिक्का एक बार उछालें, एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर मैं कहूं एक ही सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के एक बार उछालो, मतलब तो एक ही है, तो क्या क्या होगा? तो हो सकता है सर पहले वाले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आ जाए, पहले वाले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, पहले वाले में टेल आ जाए सर, दूसरे वाले में हेड आ जाए, पहले वाले में टेल आए, दूसरे वाले में भी टेल आ जाए सर। यही संभावनाएं होंगी। अरे हाँ है ना। तो कितने सैंपल स्पेस बने भाई? 4 एलिमेंट आगे स्पेस में। अगर मैं कहूं कि किसी सिक्के को हमने 3 बार उछाला, किसी सिक्के को हमने 3 बार उछाला या 3 सिक्के हमने एक बार उछाले, तो बताओ क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? तो आप कहोगे सर देखो, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, तीसरे वाले में हेड आ जाए। फिर या ऐसा हो सकता है पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में, सॉरी मान लो तीनों में हेड ले दिया एक बार, फिर सर पहले दोनों में हेड आ जाए, अगले में टेल आ जाए। बहुत बढ़िया सर। और सर ये हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए, इसमें भी टेल आए। अच्छा जी। और एक ये हो सकती है सर तीनों में टेल आ जाए। अच्छा जी, ये तो 4 हुई, कोई और भी बच रही? बहुत सारी बच रही है सर। क्या कि सर हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए। बिल्कुल सही है सर। हो सकता है सर पहले में टेल आए, दूसरे में टेल आए, तीसरे में हेड आ जाए सर। अब बताओ और कोई बच रही है? तो आपने दिमाग दौड़ा के यही बतानी और कौन कौन सी बच रही है। आप कहेंगे सर ऐसा हो सकता है सर कि एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए। बिल्कुल सही है। और बताओ भाई कौन कौन सी पॉसिबिलिटी रह गई? बताओ भाई, बताओ 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 यार, कितनी और कौन सी रह गई? एक रह गई। हाँ बेटा। बताओ मेरे बच्चे और कौन सा रह गया? HTH हमने ले लिया, TTH भी हमने ले लिया, THT भी हमने ले लिया। हाँ ये सही है। एक ऐसा हो सकता है सर टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए। बिल्कुल सही है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई मेरे बच्चे? 8 पॉसिबिलिटी हो गई। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 8 पॉसिबिलिटी हो गई। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई मेरे बच्चे? 8 पॉसिबिलिटी हो गई। हाँ जी। अब आते हैं आगे। अब इन चीजों की थोड़ी सी समझ हमको तैयार करनी पड़ेगी। 2-3 बार हमें इनके सैंपल स्पेस रखने होंगे और बनाने की कोशिश करनी है। वैसे याद करने के लिए बता दूं, अगर आप सिक्के को एक बार उछालेंगे ना तो 2 की पावर 1 रिजल्ट आएगा। अगर सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2, यानी 4 एलिमेंट बनेंगे। अगर सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3, 8 रिजल्ट बनेंगे।
अगर सिक्के को 4 बार उछालोगे तो 16 रिजल्ट बनेंगे। अगर सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो 32 रिजल्ट बनेंगे, और इससे भी ज्यादा उछालोगे तो और ज्यादा बनते रहेंगे इस तरह से। तो हमें ये देखना था कि हमने सिक्का 3 बार उछाला या 3 सिक्के एक बार उछाले, मतलब एक ही है। तो टोटल आउटकम कितने आने चाहिए? 8। टोटल आउटकम कितने आने चाहिए मेरे बच्चे? 8। हाँ है ना जी। टीचिंग में प्रोबेबिलिटी आता नहीं आता मुझे नहीं पता दिशा बेटा, मैं चेक करके बताता हूं। जी जी अर्नब भाई आपका आंसर दिख रहा है। अब इस पे सवाल लेते हैं। तो यहां पे यही सारी बातें बताई हुई हैं कि जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो ये सारे रिजल्ट आ सकते हैं, 4 बार उछालोगे तो ये सारे रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस तरीके से कहानी है। जितनी बार उछाल रहे हो उतना 2 की पावर 1 लगा दो। यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 4। हाँ है ना। आइए मेरे दोस्तों इसी पे अब सवाल लेने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपके सामने। सवाल है जी, कॉइन इज टोस्ट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। कहता सिक्के को एक बार उछाला गया तो बताइए इनमें क्या क्या संभावना होगी। तो मेरे बच्चे क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा? हेड और टेल। तो इस सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट होंगे, तो कह रहा है टेल निकालने की क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो भाई 2 में से 1 होगी। और नॉट गेटिंग टेल, तो भैया 1 में से 1/2 घटा दो। 1 में से टेल होने की पॉसिबिलिटी हटा दो, तो नॉट गेटिंग टेल, तो ये भी 1/2 आया मेरे बच्चे। किसी भाई ने कोई लोड है थे? नहीं। आइए देखो मेरे बच्चे, अगर 2 बार सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं फिर आगे। तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और ओहो टेल टेल हो सकता है मेरे बच्चे, टेल टेल हो सकता है। हाँ जी। अब देखिए जरा, कह रहा है 2 हेड आने की कितनी प्रायिकता है। तो सबसे पहले तो ये कि सैंपल स्पेस कितना है? 4। तो 2 हेड आने की केवल एक ही प्रायिकता है। 2 टेल आने की, 4 एलिमेंट है उसमें से 2 टेल एक ही बार आ सकता है, बिल्कुल। 1 हेड आने की, तो भैया 1 हेड कहां कहां है? एक तो यहां है और 1 हेड मेरे बच्चे यहां, क्योंकि यहां तो 2 हेड है, यहां एक भी हेड नहीं है। तो इसका मतलब 4 में 2। क्लियर है मेरे बच्चे? मेरी बात समझ गए? अब आइए आगे। अगला कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम 1 हेड। कम से कम, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। एक से ज्यादा भी चलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी होगा। भाई कम से कम का मतलब इतने तो लाने ही लाने, इससे ज्यादा ले आओगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब, तो 1 हेड कहां पे है? इसमें है 1 हेड, 1 हेड इसमें है, और 1 हेड इसमें भी है। भाई कम से कम 1 होना चाहिए, या तो 2 है, दोनों चलेंगे जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे कितनी, तो आप कहेंगे जी टोटल आउटकम है 4। 4 में से कम 1 हेड आने की आउटकम कितने मेरे बच्चे? 3। 3/4। हाँ जी। अगला एटलीस्ट 1 टेल, सेम यही कहानी रिपीट हो जाएगी। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, हर जगह टेल है, तो 3/4। हाँ जी मेरे बच्चे। अब अगली कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा
एक हेड होने की, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब मैक्सिमम वन हो सकता है, एक से कम भी चलेगा, कम भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ना हो वो भी चलेगा, एक से कम मतलब ना हो, ना हो वो भी चलेगा। तो भाई एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो एक हेड यहां पे है, एक हेड यहां पे है, और यहां पे हेड नहीं है। और एटमोस्ट हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड का मतलब यहां पे एक हेड भी चलेगा और बिना हेड भी चलेगा। तो बिना हेड एक दो तीन, तो इसका आंसर भी मेरे बच्चों 3/4 होगा। और मेरे हिसाब से अगला वन टेल होगा, तो ये भी 3/4 होगा। समझ पाए मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए जी। पिछले वाले में हिंदी इंग्लिश नहीं था, कोई नहीं, जुड़वा दो। करिए मेरे भाई। देखिए जी, कहता है एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल अल्टरनेटिवली। तो कहता है हेड आने की या टेल आने की प्रायिकता क्या क्या होगी, आपको ये सब सोच के बताना है मेरे बच्चे। तो देखो मेरे भाई, अल्टरनेटिवली एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाइए। सैंपल स्पेस बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि भैया एक बार तो तीनों हेड आ सकते हैं, बिल्कुल सर, एक ही बार आ सकते हैं तीनों हेड। अब एक टेल लेने की कोशिश करो, तो एक टेल लोगे तो हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है। बिल्कुल सही है। अब 2 बार टेल लेने की कोशिश करो, तो हेड टेल टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। 2 बार हेड लेने की कोशिश करो। ना सॉरी, यहां एक 0 बार टेल लिया, या एक बार टेल लिया, या 2 बार टेल लिया, अब 3 बार टेल लेके देखो, तो ये बना। तो आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 8। सैंपल स्पेस कितना बनेगा मेरे बच्चे? 8। तो पहली बात तो ये कि सैंपल स्पेस बनेगा 8। वैसे भी हमें याद था कि भैया 2 की पावर 3 हमारा एक सूत्र है, 2 की पावर 3 कितना बना? 8, क्योंकि कितनी बार उछाला गया? 3 बार। तो सवाल में कह रहा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, वैकल्पिक रूप से एक हेड आने की और एक टेल अल्टरनेटिवली आने की क्या क्या प्रायिकता हो सकती है, ये आपको छांट के बता रहा है। तो इस 8 सैंपल स्पेस में ये देखिए कि अल्टरनेटिवली हेड और टेल कहां कहां आए हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर, हेड और टेल अल्टरनेटिवली लेना है। नहीं सर, यहां नहीं बन रही, क्योंकि हेड के बाद हेड आ गया। यहां हेड के बाद टेल है, टेल के बाद हेड है, तो ये मामला सेट होगा जो हमें चाहिए। यहाँ टेल के बाद हेड है लेकिन फिर हेड आ गया, नहीं चलेगा। यहाँ हेड के बाद टेल, टेल के बाद टेल, नहीं चलेगा ना, ये चलेगा। यहाँ टेल के बाद हेड, हेड के बाद टेल, ये चल जाएगा। यहाँ तीनों ही टेल है, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब 2 ही प्रायिकता बनी। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं मेरे भाई? 8, और उसमें से अल्टरनेटिव कितनी बार बना? 2 बार। 2/8 काटेंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 1/4। 1/4 मेरे बच्चों, हाँ जी। अब देखिए यार, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए। कह रहा भाई एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये सब। मैं यहां सैंपल स्पेस बना देता हूं, आप तब तक सोल्व करिए। एक बार तीनों हेड आने जाए, एक बार एक टेल ले लो, एक बार दो
मतलब अब दो टेल ले लो, तो हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल। अब 3 बार टेल ले लो, तो ये टोटल आउटकम बने मेरे बच्चे 8। अब कह रहा जी ये सारे आंसर दे दो। तो देखो मेरे बच्चे, तीनों हेड आ जाए तो ये तो एक ही बार चांस होगा, तो 1/8 लास्ट वाला। तीनों टेल आ जाए, ये भी एक बार ही चांस होगा। 2 बार हेड आए, 2 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी कहां है, तो 1 2 3। 2 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी 3, 3/8। 2 बार टेल आने की मेरे बच्चे 3/8। एटलीस्ट 2 हेड, इसको आप बताइए, कम से कम 2 बार हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड। देखो मेरे भाई, कम से कम 2 हेड आए हैं, कम से कम 2 हेड आए, तो यानी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। भाई कम से कम 2 मतलब 3 भी, 2 से ज्यादा भी हेड आ सकते हैं, तो 2 से ज्यादा यहीं पे आएंगे, और 2 यहां आ रहे थे, 1 2 3 और एक 4। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 4/8। इसका सेम ही सवाल है, ये भी 4/8 ही बनेगा। भाई हेड की जगह इस बार टेल है ना। अब आ जाइए यहां पे, एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड हो। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इस पे चर्चा करनी है। तो भाई ये बताओ कि 2 बार हेड कितनी जगह, 1 2 3, 3 जगह। 1 बार हेड कितनी जगह, 1 2 3 जगह। और 1 बार भी हेड दिए वो कितनी जगह, 1 जगह। तो 3 3 6 और 1 7। तो मेरे भाई ये आएगा एटमोस्ट 2 हेड का 7/8, और एटमोस्ट 2 टेल्स में भी 7/8 ही रह जाएगा। एक बार इस बात को समझो, एटमोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा, समझो भाई। ठीक है भाई। अब आता है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो भैया एटलीस्ट 1 हेड ढूंढना है, तो आप ये देखो कि कम से कम 1 हेड होना ही चाहिए। तो ऐसी ऐसी पोजीशन ढूंढ लो जिसमें हेड आता ही नहीं, तो आप कहेंगे केवल और केवल एक ही ऐसी पोजीशन है जहां तीनों टेल आते हैं। तो 1 हटा दे तो 8 में से 1 गया, 7/8 आ गया। ये भी मेरे बच्चे क्या आ गया, 7/8। कम से कम 1 हेड का मतलब 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। अब एटमोस्ट 1 हेड, इसी तरह से एटमोस्ट 1 टेल, ये भी इसी तरीके से कर ही लोगे मुझे लग रहा है। इस पे आ जाइए, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम 1 हेड और 1 टेल, इस पे आ जाइए। आओ मेरे भाई, इस सैंपल स्पेस को बनाओ कि एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कि भाई कम से कम 1 हेड हो और 1 टेल हो। तो पहले वाला पॉसिबल है नहीं, दूसरे वाला ये वाला पॉसिबल है। अगर सीधे शब्दों में समझो तो ना ये संभव है ना ये संभव है। बाकी सब में 1 बार कम से कम हेड और टेल तो है ही है। ज्यादा बार भी हेड हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट का ना कम से कम 1 बार हेड होना चाहिए और 1 बार टेल तो होना ही चाहिए। तो ये वाले ऐसे हैं जिनके अंदर टेल नहीं है, ये वाले ऐसे हैं जिसके अंदर हेड नहीं है, बाकी है सारे ऐसे हैं जिनमें हेड या टेल कम से कम 1 बार है ही है। तो 8 में से 2 हटा देंगे तो मेरे भाई कितने बचे, 6। तो 6/8 यानी 3/4 मेरे बचे। बेसिक बात समझो, टेल ना हो, कोई भी टेल ना हो, कोई भी टेल ना हो मतलब यही वाला सारे हेड, तो 1/8। और कोई भी हेड ना हो तो मतलब सारे टेल, 1/8। ये मेरे प्यारे बच्चे इसकी पूरी कहानी है। हाउ विल वी नो सर, आप कैसे जानेंगे, ये तो सिखा रहा हूं भाई। एटलीस्ट का मतलब मैं लिखवा देता हूं, कम से कम 1 हेड व 1 टेल हो। तो कौन कौन से हैं भाई, देखो हेड हेड टेल, अगला हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल नहीं टेल। 6 ही तो बने, मुश्किल थोड़ी था, बस थोड़ा सा आपको एज्यूम करना है। और हम एक ही बार में सारी चीजें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, यदि तीसरी बार उछालने पर चित आता है।
तो हेड हेड हेड। आइए मेरे बच्चे, ये है इसके टोटल सैंपल स्पेस। अब सवाल पढ़िए। देखो मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भाई दिनेश ने एक सिक्का तीन, इंग्लिश में पढ़ते हैं, दिनेश टोस्ट ए कॉइन 3 टाइम्स, इफ द थर्ड टोस्ट गेट्स हेड। कहता है तीसरी बार जब सिक्का उछाला तो हेड आया, तीसरी बार सिक्का उछाला तो हेड आया। अब हमें ये देखना है मेरे बच्चे, तीसरी बार जब हम सिक्का उछालें तो हेड कहां आ रहा है। अब हमें इस तलाश में जाना है, तीसरी बार हम सिक्का उछालें तो हेड कहां कहां आ रहा है। दो देखो, तीसरी बार सिक्का उछाला तो हेड यहां आया, हेड यहां आया। तीसरी बार सिक्का उछालने तो हेड यहां आया, तीसरी बार सिक्का उछालने तो हेड कहां आया भाई, यहां आया। मेरे बच्चों यही वो चीजें हैं जहां 3 बार सिक्का उछालने पे हेड आया। आखिरी वाली बार देखिए, यहां लास्ट टाइम टेल आया, यहां टेल आया, यहां टेल आया, यहां टेल आया, केवल यही हेड आया लास्ट टाइम। यहां पे भी लास्ट टाइम हेड है, यहां पे भी लास्ट टाइम हेड है, और यहां पे भी लास्ट टाइम हेड। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि इफ द थर्ड टोस गेट्स हेड, अगर तीसरी बार उछाला तो हेड आया, तो अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन मोर हेड। तो कम से कम एक हेड और आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो भाई तीसरी बार तो हेड आ चुका, अब एक बार हेड और कहां आ सकता है, यहां आ सकता है एक बार और हेड, नहीं, या लास्ट टाइम आ गया तो ये नहीं होगा। क्या यहां एक और बार आ सकता है? हाँ आ सकता है। यहां एक और बार आ सकता है? हाँ आ सकता है। यहां एक बार और आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट बोला था। तो मेरे बच्चे कितने केस बने, 1 2 तो 3, माफ करना 1 2 3। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3/4। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 3/8 क्यों नहीं लिया यहां पे। इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने सर्टेन कर दिया था कि भाई सिक्का उछाला और आखिरी बार में हेड आया। अगर आखिरी बार में हेड आया ना, तो मेरे पास सैंपल स्पेस 8 नहीं थे, मेरे पास सैंपल स्पेस 4 ही थे। कौन कौन से? ट्रिपल एच, फिर मेरे पास एच टी एच, फिर मेरे पास टी एच एच, और फिर मेरे पास था टी टी एच। मेरे पास मेरे बच्चों सैंपल स्पेस मेरा जो था वो केवल 4 ही थे, और इन 4 में से 3 बार ऐसा हो सकता था कि मेरा क्या आ जाए मेरे बच्चे, जो मैं चाहता हूं वो आ जाए। अब मुझे आंसर करिए, आप में से कितने बच्चे समझ गए इस बात को। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने पहले ही कहा शुरुआत के 7-8 दिन बिल्कुल मस्ती से पढ़ेंगे। हो सकता है आपके लिए टॉपिक नया हो, तो पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, बट अपने को कौन सा है विदेश जाना है कि आज ही खत्म करना है टॉपिक, आराम से पढ़ाएंगे। दस बेस ही रहती है मेरे बच्चे। आशीष, इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार समझा दो मेरे बच्चों। ये कह रहा है कि दिनेश ने 3 बार सिक्के उछाले, या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला। ये कह रहा है दिनेश ने एक ही सिक्के को 3 बार उछाला, तो सबसे आखिरी बार यानी तीसरी बार जब उसने सिक्का उछाला तो उसके ऊपर हेड आ गया, उसके पास क्या आ गया, हेड आ गया। तो अब ये बताओ कि दिनेश के पास कम से कम एक हेड आया हो, इस बात की क्या क्या संभावना है। कम से ये था, क्या था, when 3 times if the third toss gets head what is the probability of getting at least one more head। तो कहता है तीसरी बार हेड आ गया। अब ये बताओ कम से कम एक बार और हेड आया हो, वो क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो हमें ये पकड़ना था कि लास्ट में हेड आए ये कौन कौन सा है। तो 1 2 3 4, केवल यही 4 केस थे जिनमें लास्ट में हेड आता है। अब हमें ये देखना था कि एक बार और हेड आए, इसको हटा देते एक बार और हेड आने।
तो मेरे बच्चे इसको हटा देंगे तो यहां हेड बन रहा है, नहीं तो ये हट गया, यहां बन रहा है, हाँ ये रहा, यहां बन रहा है, हाँ ये रहा, यहां बन रहा है, हाँ यहां तो 2 बन गए, तो कितने चांसेस हुए, 3/4। ठीक है जी। अब पता चलेगा असली सवाल। देखिए ये वो है जो मैंने आपको कहा कि एसएससी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया प्रोबेबिलिटी, और सवाल ले रहा है लेकिन बिल्कुल फुद्दू फुद्दू सवाल, सिक्के पे ले रहा है कि 2 बार सिक्का उछाल दिया, तीसरी बार में तो आई ना रहा। मैं थोड़े से बड़े करा रहा हूं, उससे भी आराम से सोच समझ के करो। तेरी क्या बरे। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा था कि ये सवाल एसएससी के लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी बहुत आसान सवाल पूछता है, ये थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है ना। फिर भी कोशिश कर लेते हैं, क्या बुराई है। और थोड़ी सी एक नई चीज इसमें सिखाऊंगा, क्योंकि शायद जर्नल थॉट प्रोसेस से आपके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों कहता है 6 सिक्कों को एक बार उछाला गया, या एक ही सिक्के को 6 बार उछाला गया, तो कम से कम 4 टेल आने की क्या संभावना है। तो भाई 4 टेल आने की कम से कम 4 बार टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो मतलब हमको क्या लेना है, हमको 4 बार टेल वाले भी ले लेने, हमें 5 बार टेल आएगा वो भी ले लेना है, और हमें 6 बार टेल आएगा वो भी ले लेना है। भाई कम से कम 4 का मतलब 4 वाले भी ले लेने, 5 बार टेल आ गया वो भी शामिल कर लेना, और 6 बार टेल आ गया वो भी शामिल कर लेना। हाँ जी। लेकिन समस्या ये है कि 6 बार सिक्के उछालें तो 4 बार टेल आए, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। तो भैया यहां तो समस्या हो गई कि 4 बार टेल आए, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, ये सवाल है। अब इस सवाल को कैसे क्रैक किया जाए। सर नमस्कार। देखिए मेरे बच्चे, जब डाटा बड़ा हो तो थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है, इमेजिनेशन करना भारी हो जाता है कि भाई 4 बार टेल कैसे कैसे बन सकते हैं, कितने चांसेस होंगे। तो मैं एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं NCR। इसका मतलब होता है टोटल N आउटकम में R अकर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। मतलब N इवेंट में R होने की, या N कोई सैंपल स्पेस है उसमें R होने की क्या प्रायिकता है। तो इसका एक फार्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। देखिए जी, फैक्टोरियल का निशान ये भी रहता है, N माइनस R। तो दोनों ही फैक्टोरियल के निशान, ऊपर वाला भी नीचे वाला। फैक्टोरियल होता क्या है, इज द प्रोडक्ट, या N फैक्टोरियल है तो N फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट N नेचुरल नंबर। पहली N प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का मतलब होता है N फैक्टोरियल। वैसे जो फैक्टोरियल शब्द होता है ये बताता है वे ऑफ अरेंजमेंट, वे ऑफ अरेंजमेंट। व्यवस्थित करने के तरीके,
व्यवस्थित करने के तरीके, लेकिन हम इसमें अभी नहीं घुसेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हाँ, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ना, वहां जरूर थोड़ा बहुत फैक्टोरियल के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है जी, आइए आगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। मैं लिखूं 8 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 गुना 7 गुना 6 गुना, हाँ जी, अगर मैं 8 फैक्टोरियल को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 8 गुना 7 गुना 6, और ये सारा क्या कहलाएगा? 5 फैक्टोरियल, तो गुना में 5 फैक्टोरियल, ये भी कह सकता हूं मैं। हाँ है ना? मैं चाहूं तो 15 फैक्टोरियल को, अच्छा फैक्टोरियल का ये भी निशान है, 15 फैक्टोरियल को मैं 15 गुना 14 फैक्टोरियल भी लिख दूंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 14 फैक्टोरियल का मतलब 14 गुना 13 गुना 12 गुना, कहां तक? 1 तक। हाँ जी, एनसीआर का जो फार्मूला लिखवाया है मैंने, हाँ ये रहा, एनसीआर का जो फार्मूला था वो था एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए 10 में से मुझे 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो क्या तरीके हो सकते हैं? कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं? आप इसमें मत जाना, कॉम्बिनेशन है, हम कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ने जा रहे, ना हमारे सिलेबस का ऐसा, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि अगर सवाल टफ आ जाए तो कैसे करें। तो 10 में 3 को, तो एन की वैल्यू 10 लिखो, तो 10 फैक्टोरियल बटे आर की वैल्यू 3 फैक्टोरियल, 10 में से 3 गया, एन माइनस आर, 10 में 3 गया 7 फैक्टोरियल। अब 10 को मैं लिख लेता हूं 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है? नहीं सर। 3 फैक्टोरियल को लिख लेता हूं 3 गुना 2 गुना 1, और इंटू में ये वाला 7 फैक्टोरियल एज इट इज। अब मेरे बच्चे इसे सोल्व करोगे तो इससे ही कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 चौक 8, तो 4 तिया 12 ढाई 120, तो यानी 120 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। मैं अगर आपको कहूं 6C5, मतलब 6 में कोई चीज 5 बार कैसे अरेंज कर सकते हैं? 6 में से 5 चीजों को कैसे बांटें, बताओ? तो इसका तरीका होगा सर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू है 6, r फैक्टोरियल की वैल्यू है 5 फैक्टोरियल, और 6 में से 5 गया 1 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं 6 गुना 5, हाँ जी सॉरी 6 गुना 5, और बटे में लिखेंगे मेरे भाई, तो 6 गुना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एज इट इज, और भाई 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो 5 से 5 कटा तो आंसर आया 6। समझ रहे मेरे बच्चे? हाँ जी, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 8C5, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 8 में से 5 गया 3 फैक्टोरियल, तो 8 को लिखेंगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल, और 3 को लिख लेते हैं सोल्व करके 3 गुना 2 गुना 1, तो इससे ही काटा, 3 दूनी 6 से 6 काटा, तो 8 7 56 मेरा आंसर है। हाँ है ना मेरे बच्चे? अब मैं इसको उसी सवाल पे लेके आ जाता हूं। तो मेरे भाई 6 बार सिक्का उछाल रहे हैं, या एक ही सिक्के को 6 बार उछालें, या 6 सिक्कों को 1 बार उछालें, मतलब एक ही है। तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं सवाल है। तो कह रहा है कि एटलीस्ट 4 बार टेल आई है, तो एटलीस्ट 4 बार टेल मतलब 4 बार भी टेल हो सकता है, 5 बार भी टेल हो सकता है, 6 बार भी टेल हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 6 में से 4 बार टेल, इसका मतलब हुआ 6 में से 5 बार टेल, और इसमें हुआ 6 में से 6 बार टेल। ठीक है जी, तो इनको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो 6C4 को कैलकुलेट करोगे, 6C4 को, तो ये आसान हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे तो मेरे भाई 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और नीचे लिखोगे तो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1, इससे 2 तिया 6 3 5 15। तो इसका मतलब जब आप बनाओगे भी सैंपल स्पेस, तो 4 बार टेल जो आएगा वो 15 तरीके से आएगा, 15 केसेस बनेंगे। 5 बार टेल का अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सोल्व किया था 5 वाला, तो शायद नहीं,
ये रहा। तो 5 वाले में कितने बनेंगे? 6 बार, 6 तरीके बनेंगे। और भाई 6 बार उछाला और 6 की 6 बार टेल आए, उसके कितने तरीके? एक ही तरीका। हाँ है ना, मेरी बात समझ गए। और आप जानते हैं कोई भी सिक्का अगर आप 6 बार उछाल रहे हो तो कितने टोटल केसेस बनेंगे? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब मेरे बच्चे 64। तो अब हमें कितने चाहिए? 15 और 6 21 और 1 22 आउटकम। हमें चाहिए भाई 22 आउटकम। कितने में से? टोटल 64 में से। तो काटोगे तो भाई आया 11/32। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 11/32। हाँ है ना, ये पेपर के सवाल नहीं है, ये वाला इतना नहीं पूछेगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, हमें दिक्कत नहीं। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? किसी भाई ने कोई दिक्कत है? सुंदर कह रहा है सर जी फीस ज्यादा है बैच की, प्लीज थोड़ा डिस्काउंट कर दो। मेरे बच्चे बहुत सारी व्यवस्थाएं तैयार करनी पड़ती है, तब जाके हम इस मुकाम पे होते हैं कि आपको सिलेक्शन दे पाए। और आप उस 1999 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। देखिए, अगर वो 1999 रुपए देके आपके वो वसूल ना हो तो सच में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपने 500 रुपए दिए फीस और 400 रुपए दिया और उससे आपकी तैयारी कलर की भी ना हो, तो सस्ती फीस का सर में मारोगे भाई। हर एक क्वालिटी जो दी जाती है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट रखती है। जैसे हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बैच में लाइव डाउट सेशन आपके साथ रख रहे हैं। अब आप क्या समझते हो, एक बच्चे के कितने डाउट होंगे? जब सारे बच्चों के डाउट इकट्ठे करेंगे ना, 5,000 डाउट इकट्ठे हो जाते हैं। और हर बच्चा ये चाहता है मुझे तुरंत की तुरंत आंसर मिले मेरे डाउट का वीडियो सॉल्यूशन आए। तो उस पूरे प्रोसेस को छांटने में, छटनी करने में टाइम लगता है, टीचर्स लगते हैं, स्टाफ लगता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगती है जो उनको छांटती है कि कौन से सवाल का वीडियो बनाया जाए, किसको सिर्फ हैंड रिटन सॉल्यूशन से ही समझा दिया जाए। तो इन सारी चीजों में पैसा लगता है। इसलिए मेरे बच्चे हम अपने बैच की फीस को 1999 रख रहे हैं। हाँ है ना, आप बिल्कुल मत परेशान हुई। मजा उस बात में है कि आपने 1999 दिया लेकिन सिलेक्शन 100% हो गया। आपकी पहली तनख्वाह 60-70-80 हज़ार रुपए होगी, तो वहां आप उस 1999 को जस्टिफाई कर पाओगे और बहुत कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाए। उतना पढ़ाया जाए जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरे बच्चे होने को मैं ऐसा भी कर सकता था कि मेरी कोस्टिंग तो सर्वर की लगती ही लगती पढ़ाता हूं। मैं अपना सीधे सीधे अच्छे टॉपिक से शुरुआत करता और टाइमली बैच खत्म कर देता, लेकिन मैं फिर भी शुरुआत के 6-7 दिन क्या कर रहा हूं, बिल्कुल हल्की हल्की चीजें पढ़ा रहा हूं। उद्देश्य इसलिए कि यार नया बच्चा है, एक बार मेरी बात तो समझनी शुरू कर दे, मैं किस तरीके से बोलता हूं, क्या मेरा लहजा है बात करने का, मेरे समझाने का लहजा क्या है। क्योंकि एक दिन में कोई भी नहीं पकड़ेगा मेरी बात को, है ना। तो हम हर चीज में समय लेके इसी तर्ज पे चल रहे हैं कि यार बच्चों को खुशी खुश मन मन में आराम से खुशी खुशी उनको चीजें समझ में आ जाए। तो आप पेशेंस रखिए और आप विश्वास रखिए, हम कोई भी चीज रख रहे हैं तो उसके बारे में बहुत सोच समझ के ही फीस रखते हैं। कल की क्लास कहां मिलेगी? आपके बैच में मिलेगी मेरे बच्चे। आप अपने बैच में, जो आपने ये मेरा बैच परचेज किया है, इसी में जाएंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी अरिथमेटिक एडवांस, इसमें डली होगी। हाँ है ना, वहां प्रोबेबिलिटी की क्लास मिल जाएगी। और जैसे प्रोबेबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड आए हुए आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।